जब हम तैयारी करते हैं अपने एग्ज़ाम की, जो कि हमारे बिल्कुल पास होता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उन क्वेश्चंस को तैयार कर ले जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आ सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा आ सकती है। देखिए, एग्जाम पेपर जैसे ही हाथ में होते, जैसे पेपर खोलते, सबसे सामने आता है एमसीक्यूज, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको बोलते हैं बहुविकल्प प्रश्न। तो राजस्थान बोर्ड का पेपर फिर से होने जा रहा है, तो आपको तैयारी में लगे हुई है, मैं लगातार तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। चैप्टर वाइज हर चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते, पूछे जाते, उन सब क्वेश्चन की बात करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, हर चैप्टर से लगभग 10-10, 12-12 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो एग्जाम में रिपीट हुई है। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एमसीक्यू से बने रहिएगा लास्ट तक। हर एक चैप्टर का मिलेगा। पहला चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। यहां से जो क्वेश्चन का सिलसिला है आपको लगातार मिलेगा हर चैप्टर से। जैसे प्रबंध, पहला क्वेश्चन है, प्रबंध है क्या? प्रक्रिया, संरचना, मानवीय सम्मत या समूह भावना। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध एक प्रक्रिया है। कैसा है प्रबंध? प्रबंध एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है? एक प्रक्रिया, एक कला, विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो प्रबंध क्या है? प्रकृति की बात करते हैं। प्रबंध जो है कला भी है, प्रबंध जो है प्रक्रिया भी है, विज्ञान भी है, इनके सारे के सारे है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट की बात करते हैं, संगठन के उच्च स्तर पर बैठे प्रबंधक अपना अधिक समय लगाते हैं किस पर? नियोजन पर, संगठन पर। नियोजन एवं संगठन पर, उपरोक्त से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, उच्च प्रबंधक है वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा संगठन कितना अच्छा रहे और नियोजन अच्छे से अच्छा हो। तो ऑप्शन है सी, नियोजन एवं संगठन पर। प्रबंध की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। तीनों ही प्रबंध की प्रमुख विशेषता है। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, लाभ अर्जित करना प्रबंध का कैसा उद्देश्य है? संगठनात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत, कोई नहीं। देखिए, लाभ संगठन का सबसे पहला उद्देश्य होता है। तो संगठनात्मक उद्देश्य के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोई व्यवसाय की उसकी शुरुआत तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि व्यवसाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाभ कमा जाए। तो आपका आंसर है संगठनात्मक उद्देश्य है। सामान्यतः प्रबंध के स्तर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। नेक्स्ट, प्रबंध प्रक्रिया कैसी होती है? सरल होती है, जटिल होती है? यहाँ पर जटिल लिखा हुआ है, तो यहां पर होगा आपका जटिल। ठीक है, कैसी होती है? जटिल होती है। ठीक है, थोड़ा इसको चेंज कर दूं, सही रहेगा। हाँ, तो यहां पर कैसी होती है? निरंतर सक्रिय रहने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शुद्ध विज्ञान नहीं है। कौन सा शुद्ध विज्ञान नहीं है? भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, प्रबंध, गणित। देखिए, भौतिक विज्ञान और रासायनिक दोनों तो शुद्ध विज्ञान, क्योंकि विज्ञान का अंग है। लेकिन प्रबंध एक विज्ञान है, लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि इसके सिद्धांतों को समय समय पर बदलाव किया जाता है और प्रसिद्धि को अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है सी। नेक्स्ट है, पेशे के प्रमुख लक्षण कौन से? अवरोधित प्रवेश, पेशागत परिषद, नैतिक आचार संहिता, उपरोक्त। देखिए, पेशे के लिए अवरोधित प्रवेश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस पेशे प्रवेश करोगे तो आपको पहले से ही ज्ञान, कुशल, डिग्री की जरूरत होती है। पेशागत परिषद में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। नैतिक आचार संहिता का पालन होना चाहिए। तीनों ही सही है। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निर्देशन में सम्मिलित नहीं होते हैं नेतृत्व, संप्रेषण, नियोजन और पर्यवेक्षण। नियोजन एक अलग पहला कार्य है, तो और ये तीनों ही जो है निर्देशन का अंग है। तो राइट आंसर है सी, नियोजन। नेक्स्ट है, प्रबंध कला के रूप में है। प्रबंध कला है क्योंकि सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, व्यक्तिगत अवधारणा नहीं होती है, व्यवहार पर आधारित नहीं होता है, रचनात्मक पर आधारित नहीं है। देखिए, तीनों ही नहीं है, तो ये तो गलत है, क्योंकि प्रबंध कला है कि तीनों ही कला को बताता है। तो ऑप्शन होगा यह सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, उपरोक्त सही। ऊपर के तीनों ही प्रबंध के कार्य है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। यह परिभाषा किसने दी? हैरोल्ड कुंट्ज ने, क्लिंटन ने, एम जेनी न्यूपोर्ट ने, रॉबर्ट एल ट्रिवेसी ने। तो आंसर है हैरोल्ड कुंट्ज ने। किसने? कुंट्ज से। कुंट्ज और डोनाल्ड के नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है ये, बहुत बार इसको। कुशलता का क्या अर्थ है? कार्य को सही ढंग से करना, कार्य को न्यूनतम लागत पर करना, आगत तथा निर्गत के बीच संबंध स्थापित करना, उपरोक्त सही। तीनों ही कुशलता की, कुशल कार्य ही सही ढंग से होता है, कम लागत पर अच्छा कार्य होता है। तो ऑप्शन चूज करेंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्रबंध के विज्ञान के रूप में प्रमुख विशेषता बताइए।
यह कर्मोक्त ज्ञान समूह है क्योंकि विज्ञान है, परीक्षण के आधार पर होता है, व्यापक वैधता होती है, तीनों ही विज्ञान के अंग है, तो हम चूज करेंगे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रबंध एक पेशा है क्योंकि ज्ञान के समूह पर आधारित नहीं है, गलत, ये तो पहले ही गलत हो गया। व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित है, ये सही है। नए विषयों पर आधारित है, दक्ष पर आधारित। देखिए प्रबंध क्योंकि व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए प्रबंध एक पेशा है। नेक्स्ट है संगठन के अधिकार श्रृंखला में कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के अधिकार श्रृंखला में 2, 4, 3, 5 श्रृंखला होते हैं, उच्च, निम्न और मध्य। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 प्रबंध के सिद्धांत। यहां पर भी पहला क्वेश्चन है क्लासिकी प्रबंध सिद्धांत आधारित है श्रम विभाजन विशिष्टीकरण पर, मानव एवं मशीन के बीच पारस्परिक संबंध पर, लोगों के प्रबंधन पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? ऑब्वियसली रटा होना चाहिए, टेलर। कौन है? टेलर, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। यहाँ पर तो सोचना समझना कुछ नहीं है, टेलर। हेनरी फ्यूल द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हेनरी फ्यूल के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था तब बता दिया था। यहाँ पर आंसर होगा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजर। जब वो क्या थे, एक इंजीनियर रूम में काम करने के ये छोड़ा था कंपनी को, तब उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था। नेक्स्ट प्रबंध के सिद्धांत है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक नहीं है, परिस्थितियों पर आधारित, परिस्थिति पर आधारित नहीं। प्रबंध का सिद्धांत सार्वभौमिक है, जब पर हर परिस्थिति पे ये आधारित होता है, हर परिस्थितियों पर ये लागू होता है। प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों के जन्मदाता कौन है? प्रबंध के सामान्य सिद्धांत यानी कि प्रबंध के जिसको बोलते हैं 14 सिद्धांत प्रबंध के, ठीक है, वो कौन है? हेनरी फ्यूल है। नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांतों का विकास कब हुआ? प्रबंधकों के अवलोकन से हुआ, परीक्षण के आधार पर हुआ, व्यक्तिगत अनुभव से हुआ, उपरोक्त। प्रबंध के सिद्धांत व्यक्तिगत अनुभव जो भी हो, ठीक है, अवलोकन, जहाँ जैसे हेनरी फ्यूल जो है काम करते करते सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो यहाँ पर चूज करेंगे उपरोक्त सभी यानी कि डी। नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है? सामान्य मार्गदर्शन का कार्य करता है, सर्व प्रयुक्त होता है, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्भर। तो तीनों ही सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत ऐसे होते हैं जो हर जगह सार्वभौमिक रूप से लागू हो सके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना किसने की? टेलर ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट जहां पर भी आता है वहां पर टेलर का नाम आएगा। नेक्स्ट वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान पद्धति ना कि अनुगाटिक नियम, सही है। सहयोग ना कि व्यक्तिगत, ये भी सही है। सहयोग ना कि टकराव, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत सबसे परिणाम के? कार्य विभाजन का सिद्धांत याद है ना, हेनरी फ्यूल का सिद्धांत है। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, श्रम का विभाजन करना चाहिए, संसाधनों को कार्यों में विभाजित करना चाहिए, इसे विशिष्टीकरण करना है। तो कार्य विभाजन ये बताता है कि प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बंटकर और व्यक्ति को उतना ही कार्य दिया जाए जितना वो कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना। व्यावसायिक पर्यावरण चैप्टर नंबर 3 व्यावसायिक पर्यावरण के भाग है, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, तीनों ही व्यावसायिक पर्यावरण के भाग इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक इकाई के कार्य को प्रभावित करती है क्या? आर्थिक नीतियां, तीव्र तकनीकी परिवर्तन, बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, उपरोक्त सही। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? उपरोक्त सभी, जो व्यावसायिक इकाई को प्रभावित करती है। व्यावसायिक पर्यावरण के मुख्य विशेषता बताइए। आंतरिक संबंध स्थापित करता है, गतिशील है, यहाँ पर भी उपरोक्त सभी आएगा क्योंकि तीनों ही जो है क्या है? व्यावसायिक, क्योंकि व्यावसायिक अनिश्चित भी होता है। आंतरिक पर्यावरण में कौन शामिल करता है? आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, संस्था की नीतियां, नियम एवं विनिमय, प्रतिस्पर्धी संस्था है। तो ध्यान रखिएगा आपूर्तिकर्ता, ग्राहक और प्रतिस्पर्धी, ये तीनों ही व्यवसाय के बाहर से प्रभावित करते हैं। तो आंतरिक पर्यावरण कौन है? ऑप्शन नंबर सी, संस्था की नीतियां। आर्थिक पर्यावरण के पहलू बताने। आर्थिक पर्यावरण के पहलू बचत एवं निवेश दर, विभिन्न मदों के आयात निर्यात की मात्रा, परिवहन एवं संप्रेषण सुविधा, ये तीन सारे आर्थिक पर्यावरण के, क्योंकि इन तीनों ही आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? आंसर होगा 1991 में। इसको भी रटा हुआ होना चाहिए आपके दिमाग में, जब उदारीकरण जो है विश्वव्यापीकरण और निजीकरण लागू किया गया। एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं शॉर्ट में। विमुद्रीकरण के प्रभाव है डिमोनेटाइजेशन, रोकड़ लेन देन में कमी, भूमि भवन मूल्यों में कमी, बढ़ते प्रकटन के कारण आयकर संग्रह में वृद्धि, उपरोक्त सही। आंसर होगा उपरोक्त सभी, की तीनों ही विमुद्रीकरण की स्थिति में हमें फायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट देश में लाइसेंस प्रणाली के बंधन से उद्योगों को मुक्त करना संबंधित है किससे? लाइसेंस प्रणाली हटाना किससे संबंधित है? उदारीकरण से, क्योंकि उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर निजी क्षेत्रों से लाइसेंस और उसके ऊपर लगाए गए हर तरह के जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो हटा दिए जाते हैं।
नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका निजीकरण के अंतर्गत कम होता है, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्रों में परिवर्तित किया जाता है या फिर उनको निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपा जाता है। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना क्या कहलाता है? सभी विश्व की सही अगर अर्थव्यवस्था एक साथ होती है तो उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या है? ग्लोबलाइजेशन। भारत में सरकार के अनिवार्य लाइसेंसिंग के वर्ग में उद्योगों की संख्या घटाकर कितनी कर दी? ठीक है ना, भारत में सरकार ने अनिवार्य लाइसेंस किसके अनुसार? 1991 के अनुसार लाइसेंसिंग कितनी कम कर दी? 6 में आ गई। 6 चीज़ों में अब लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। 6 चीज़ें समझ में आ गया जिसमें लाइसेंस लेना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सामरिक महत्व के कितने उद्योगों तक सीमित कर दिया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कितने? 1991 के अनुसार है ये अब है कितना? 4 क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया, आंसर क्वेश्चन है नियोजन से। ठीक है, नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का कार्य है प्रथम द्वितीय तृतीय, आंसर होगा नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का सबसे पहला कार्य है। दूसरा है संगठन। ठीक है, नियोजन का अर्थ क्या है? भविष्य के विषय में पहले से निश्चित करना, अनिश्चितताओं को दूर करना, नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करना, तीनों ही नियोजन का हिस्सा है। तो ऑप्शन करेंगे हम उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है नियोजन का आधार बताइए। विभिन्न संसाधन, पूर्वानुमान, सामग्री प्रबंधन। नियोजन का आधार होता है पूर्वानुमान करना कि भविष्य में क्या होने वाला होता है, उस कार्य को कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा, इसके बारे में सोचना नियोजन है। नियोजन कार्य सर्वव्यापक, आकस्मिक, कभी कभी। नियोजन जो है सर्वव्यापक है, मतलब हर समय, हर वक्त, हर किसी ने को करना ही पड़ता है, चाहे कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। नियोजन निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया? आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक। नियोजन बौद्धिक प्रक्रिया है कि नियोजन के अंतर्गत दिमाग का प्रयोग किया जाता है, सोचा समझा और आगे किससे संबंधित नीतियों का निर्माण किया जाता है। नियोजन प्रबंध के किस स्तर पर किया जाता है? नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है। उच्च स्तर अपने स्तर पर करेगा, मध्यम, निम्न, इसका मतलब सभी स्तरों पर किया जाता है नियोजन। हर कोई अपने अपने संबंधित जो प्लानिंग तैयार करता है। नियोजन आवश्यक है। आवश्यक है मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, संगठन संरचना के लिए, सरकारी नीतियों की क्रियान्विति के लिए, संसाधनों के उपयोग के लिए। नियोजन आवश्यक इसलिए है ताकि हम संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। नेक्स्ट, नियोजन प्रक्रिया के चरण बताना है। नियोजन प्रक्रिया चरण उद्देश्यों का निर्धारण करना, बिल्कुल है। वैकल्पिक विधियों की पहचान करना, बिल्कुल सही है। विकल्पों का मूल्यांकन एवं चयन करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का, ये तीनों ही नियोजन प्रक्रिया के चरण है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नियोजन का लक्षण कौन सा नहीं है? नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है, ये तो सही है। नियोजन नियंत्रण में सहायक नहीं होता है, नहीं होता, गलत, क्योंकि नियोजन नियंत्रण के लिए होता है। दोनों आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्टली आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो बी ही हम चूज करेंगे। नियोजन का संगठन नहीं है, कौन सा? उद्देश्य, कार्यविधि, पर्यवेक्षण, कार्यक्रम। नियोजन का संगठन, नियोजन के हिस्से में कौन सा नहीं होता है? नियोजन के संगठक नहीं है, कौन सा? पर्यवेक्षण, सुपरविजन। नियोजन में, क्योंकि सुपरविजन किस में आता है? सुपरविजन आता है नियंत्रण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? नियंत्रण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 5, संगठन। संगठन क्या है? व्यक्तियों का समूह, क्रिया का समूह, अधिकारों का समूह, दायित्व। तो आंसर होगा यह व्यक्तियों का समूह है। किसका समूह है? व्यक्तियों का। नेक्स्ट, संगठन की विशेषताएं बताइए। पूंजी प्रबंध का कार्य करता है, सतत प्रक्रिया है, एक प्रणाली, उपरोक्त सभी। संगठन के अंतर्गत तीनों ही चीज शामिल होती है, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। संगठन आवश्यक है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, निर्देशन के लिए, नियंत्रण के लिए, नियोजन के लिए, सभी चीजों के लिए। संगठन बिना संगठन के कार्य हो गया कैसे? संगठन हर स्तर पर अनिवार्य, सबके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, एक संगठन में किसका प्रत्योजन किया था? प्रत्योजन मतलब ट्रांसफर करना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह देना। तो सत्ता, उत्तरदायित्व, क्रिया, सत्ता एवं उत्तरदायित्व। तो यहां पर आगा एक संगठन में सत्ता का प्रत्योजन होता है, मतलब अधिकार का, ठीक है, मतलब किसी के पास कोई कार्य है, अपने अधिकार दूसरे को देता है, इसको सत्ता का अधिकार होता है, भारार्पण करना जिसको बोलते हैं। प्रबंध के कार्यों में संगठन का कौन सा स्थान है? प्रबंध के कार्यों में संगठन का कौन सा स्थान है? द्वितीय, क्योंकि सबसे पहले नियोजन होता है, नियोजन के बाद संगठन होता है, फिर न्यूनतीकरण होता है, निर्देशन, और लास्ट में नियंत्रण होता है। प्रबंध के संदर्भ में संगठन का क्या अर्थ है? केवल मानव के संगठन, केवल मनुष्य का संगठन, साधनों के संगठन से कार्यों के संगठन। प्रबंध के अनुसार
संगठन होता है कार्यों का, कार्यों को विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांटना और उसी के अनुरूप लोगों को बिठाना। पहले कार्य बांटा जाता है, फिर लोगों का चयन होता है, इसलिए कार्यों का संगठन होता है। नेक्स्ट, संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण बताना है। कार्यों की पहचान और विभाजन, ये है प्रबंध संगठन प्रक्रिया पहला कदम। ध्यान में रखिएगा इसको। सबसे पहले कार्यों की पहचान होती है और उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, फिर आगे का काम होता है। नेक्स्ट, बड़े संगठनों में उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य के विभाजन के लिए उपयुक्त है क्या? समिति, कार्यात्मक, रेखीय, रेखा एवं कर्मचारी। बड़ा बड़ा संगठन है जब पर कार्यों के आधार पर जो संगठनात्मक संरचना तैयार होनी चाहिए, तो ऑप्शन होगा कार्यात्मक संगठन। प्रभागीय संगठन मान की विभागीय संगठन इसको बोलते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? समन्वय के, नियंत्रण के, उत्पाद विशिष्टीकरण के, सहभागिता। तो प्रभागीय संगठन ये सम्मिलित है किसके आधार पर? समन्वय के, जहां पर अलग अलग जो है उत्पादों के आधार पर जो है चीजों को बांटा जाता है, समन्वय तैयार किया जाता है। कार्यात्मक संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? विशिष्टीकरण के आधार पर है कि कार्यात्मक विशिष्ट कार्यों के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, केवल उच्च अधिकारी स्तर पर अधिकार संकेंद्रित होना क्या कहलाता है? केवल उच्च अधिकारी स्तर पर अगर सारे कार्य एक ही व्यक्ति करे तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति के आधार पर पास सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण। ठीक है, नियुक्तिकरण संगठन के बाद आता है। नियुक्तिकरण नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशन करना, लोगों के कार्य पर रखना। नियुक्तिकरण मतलब लोगों को, सही व्यक्ति को सही कार्य पर रखना नियुक्तिकरण होता है। नियुक्ति की आवश्यकता क्यों होती है? श्रमिकों के कल्याण करने के लिए, औपचारिक संगठन तैयार करने के लिए, कार्य निष्पादन करने के लिए, कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए, अनौपचारिक संगठन बनाने के लिए। देखिए, कार्य को पूरा कराना है, इसलिए नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण का क्रम है। चरण का क्रम है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करना, फिर भर्ती करना, आवेदकों का चयन करना। ये तीनों ही नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण है। नियुक्ति की प्रथम श्रेणी क्या है? चयन, भर्ती, पदोन्नति, साक्षात्कार। सबसे पहले क्या होती है? भर्ती निकाला जाता है, उसके बाद चयन किया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, बाद में पदोन्नति किया जाता है। भर्ती करने का बहुत ही लोकप्रिय बाह्य होता है। लोगों को भर्ती करना है बाहर को किसके आधार पर किया जाता है? सरकार पर, निजी रोजगार, विज्ञापन, श्रम और भूतपूर्व कर्मचारी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बाह्य होता है क्या? विज्ञापन। जहाँ विज्ञापन निकाल दो, लोगों के पास एक बार में बहुत सारे लोगों पर जानकारी पहुंच जाती है। प्रबंधकीय पदों की भर्ती का कार्य किया जाता है। प्रबंधकीय पदों की भर्ती का कौन करता है? सरकारी व रोजगार कार्यालय तो करता है, कार्यरत कर्मचारियों की अनुशंसा करता है, प्रबंध प्रमाणदाता कर्मचारी करता है। प्रबंधकों की भर्ती का कार्य करता है प्रबंध प्रमाणदाता समिति करती है, जहां पर ओनर को बताता है कि ये हमारे लिए सही है। चयन से पूर्व प्रक्रिया अपनाई जाती है। चयन से पूर्व प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है? प्रशिक्षण, भर्ती, विकास, पदोन्नति। तो चयन से पूर्व जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं भर्ती। क्या होते हैं? भर्ती, स्टाफिंग। वह प्रक्रिया जिससे कर्मचारी के पदभार संभालने से है, जिसके लिए उसका चयन होता है, उसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिससे कर्मचारी के पदभार संभालते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रशिक्षण, अभिविन्यास, अनुस्थापन और उपरोक्त में से कोई इसको बोलते हैं अनुस्थापन। क्या बोलते हैं? अनुस्थापन, कि व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है। ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? मानव शक्ति आवश्यकता का आकलन करना सबसे पहला होता है। आवेदकों का चयन बीच में आता है। अनुस्थापन और अभिविन्यास करना उसके बाद आता है। सबसे लास्ट होता है प्रशिक्षण और विकास। सब कुछ हो गया, नियुक्तिकरण दे दिया, कार्य अब बीच बीच में ट्रेनिंग वगैरह होता रहना जरूरी है। नियुक्तिकरण के प्रमुख पक्ष कौन सा है? भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उपरोक्त सही। नियुक्तिकरण के अंतर्गत ये तीनों ही आता है, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। नेक्स्ट है निर्देशन। निर्देशन के प्रमुख आवश्यक तत्वों के बारे में बताइए। नियुक्तिकरण की आवश्यकता है पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, संप्रेषण। तीनों ही नियुक्तिकरण और निर्देशन, डायरेक्शन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत। आदेश की एकता, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान, प्रबंधकीय संप्रेषण, क्योंकि संप्रेषण कम्युनिकेशन होना जरूरी है, उपरोक्त सही। ये तीनों ही निर्देशन के प्रमुख तत्व है, सिद्धांत है। मास्लो की अभिप्रेरक विचारधारा क्या बतलाती है? आवश्यकताओं की संतुष्टि अभिप्रेरक का कार्य करती है। आवश्यकताओं की संतुष्टि अभिप्रेरक का कार्य नहीं करती है। आवश्यकता अभिप्रेरक नहीं है, मोटिवेटर्स को बोलते हैं। आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत। सबसे इंपॉर्टेंट है आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। अगर कर्मचारियों की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तो इससे बड़ा, अगर जितना पैसा चाहिए उसको, अगर उसको उतना हिसाब से जो है आप सैलरी देते हो, आराम मिलता है, तो इससे बड़ा जो है मोटिवेटर हो ही नहीं सकता। निर्देशन की विशेषताएं बताइए। निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है,
निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन प्रबंध की प्रत्येक स्तर पर निष्पादित की दी है, बिल्कुल सही है, और तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा है क्या? आवश्यकता संतुष्टि, एक सतत प्रक्रिया, गतिशील एवं जतत प्रक्रिया, मतलब अभिप्रेरणा उपरोक्त सभी है, एक संतुष्टि प्रदान करने वाला कार्य है। नेक्स्ट, नेतृत्व एक क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की, जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धी। एक नेतृत्व एक प्रक्रिया जहां पर लोगों को यह बताया जाता है कि आप उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से कार्य कर सके। यह परिभाषा किसने दी? जॉर्ज आर टेरी ने दी, हेरोल्ड कुंट्ज ने दी, हेरोल्ड कुंट्ज एवं निज बिरहज ने दी, गे एम स्ट्रिक। तो राइट से जॉर्ज आर टेरी के अनुसार ये परिभाषा है। ठीक है। नेक्स्ट, नेतृत्व एवं प्रबंधन क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे के पूरक है, समानार्थक है, एक दूसरे के प्रति। देखिए, नेतृत्व और प्रबंध एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, नेतृत्व और प्रबंध एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यहाँ पर ये गलत है। नेतृत्व और प्रबंध एक दूसरे से के पूरक होते हैं, क्योंकि आप प्रबंध का कार्य कर रहे हो तो सबसे कम से कम नेतृत्व करोगे, कौन क्या कार्य करेगा, किस तरह से करेगा, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया मैंने, सॉरी फॉर दिस, ये गलत है। नेक्स्ट है, अजीम प्रेम जी द्वारा प्रोत्साहित प्रवर्तक कंपनी कौन सी है? रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, इन्फोसिस। अजीम प्रेम सर की कंपनी कौन सी है? विप्रो है, जो कि एक IT कंपनी है। अंगूरी लता संप्रेषण तंत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा? एकहरी, गपशप, समूह, भव्यता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो कौन सा होगा? समूह और भीड़भाड़ का होना, जहाँ पर अंगूरी लता मतलब इस तरह से जो है एक दूसरे से सब जुड़े रहते हैं। कौन किसे जुड़ा रहता है? किसी से कोई भी बात कर सकता है। संप्रेषण की सांकेतिक भाषा क्या है? संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, तकनीकी विशिष्ट शब्दावली, अस्पष्ट संकल्पनाएं, उपरोक्त। ये सारे ही सांकेतिक बाधा है जहां पर चीजों को प्रॉपर वे में हम नहीं पहुंचा पाते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं नियोजन एक दूसरे के क्या है? नियंत्रण और नियोजन एक दूसरे से जुड़े हैं। नियोजन के लिए नियंत्रण आवश्यक है, नियंत्रण के लिए नियोजन आवश्यक है। ये एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रमापों के निर्धारण को नियंत्रण प्रक्रिया कह सकते हैं। अंतिम बिंदु, मध्यवर्ती बिंदु, प्रारंभ बिंदु। देखिए, प्रमापों का नियंत्रण करने के लिए आपको प्रमाप को निर्धारण करने, जैसे मान लो कार्य हो रहा है, एक व्यक्ति कितना उत्पादन कर सकता है एक दिन में? 50 यूनिट। तो पहले ही एक प्रमाप तैयार कर लेना, इसी को बोलते हैं प्रमापों का निर्धारण, जो कि पहला बिंदु है। कौन सा बिंदु है? प्रथम बिंदु है। नेक्स्ट है, नियंत्रण की आत्मा, सूचना, योजना, संप्रेषण, निर्देशन। नियंत्रण की आत्मा है सूचना, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है, प्रबंध क्रियाओं की कार्यात्मक श्रृंखला की अंतिम कड़ी कौन सी है? प्रबंध क्रियाओं की कार्यात्मक श्रृंखला की अंतिम कड़ी है नियंत्रण, सबसे लास्ट में, क्योंकि सब कुछ होने के बाद फिर देखने जाता काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। नियंत्रण का सार तत्व क्या है? निर्णय लेना, सुधारात्मक कार्य करना, जांच पड़ताल करना। नियंत्रण का तो ये देखा जाता है काम चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, जांच पड़ताल करना होता है इसके अंतर्गत। नियंत्रण का अर्थ बताइए। प्रगति को सुनिश्चित करना, प्रगति की समीक्षा करना, उद्देश्य निर्धारित करना, आदेश निर्धारित करना। तो यहाँ पर नियंत्रण का अर्थ क्या होता है? समीक्षा करना, देखना, संभालना, जांच पड़ताल करना, समीक्षा करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है? कंपनी, अंशधारी कंपनी का प्रबंध ग्राहक। ध्यान रखना, जो प्रबंध का अंकेक्षण होता है ये कंपनी पर निगरानी करने की एक प्रक्रिया है, जो कि नियंत्रण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, व्यवसाय में सुधारात्मक कार्रवाई करना प्रबंध के कार्य का अंग है। कौन से प्रबंध के कार्य? सुधारात्मक कार्य करना ये होता है नियंत्रण के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है, नियंत्रण की पारंपरिक तकनीक बताइए। विनियोगों पर आशय, अनुपात विश्लेषण, बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण, उत्तरदायित्व लेखांकन। ध्यान रखिएगा, जो परंपरागत मतलब पुराने समय में जो होता था वो था बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण, लाभ हानि के बिना ही विश्लेषण कर लेना क्या साथ चल रहा है क्या नहीं, ये परंपरागत और पुरानी तकनीक है। नेक्स्ट है, नियंत्रण की आधुनिक तकनीक पर बताना है। नियंत्रण की आधुनिक तकनीक, सांख्यिकी प्रतिवेदन, बजटीय नियंत्रण, प्रबंध अंकेक्षण। तो इसका है कौन सा? प्रबंध। आज के समय में जो मैनेजमेंटल ऑडिट कराया जाता है, पहले तो केवल अकाउंट का ऑडिट कराया जाता है, मैनेजमेंट का भी ऑडिट करवाया जाता है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक वित्त से रिलेटेड। वित्तीय प्रबंध की भूमिका महत्वपूर्ण है व्यवसाय की स्थिर संपत्तियों का आकार तथा उनका मिश्रण निर्धारित करने के लिए, दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक वित्तीय राशियों की उपयोग लाने के लिए,
दीर्घकालीन वित्त का ऋण और क्षमता के विभाजन करने के लिए, तीनों ही वित्तीय प्रबंध का अंग है, तो ऑप्शन चूज करेंगे डी। नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंध की पारंपरिक विचारधारा कौन सी होती है? व्यवसाय के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना, स्थायी और चालू वित्त विनियोग निर्णय। देखिए परंपरागत विचारधारा की बात कर रहे हैं तो परंपरागत विचारधारा में आता है ए, व्यवसाय की आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंध का प्रबंधकीय कार्य बताइए। वित्तीय प्रबंध का प्रबंधकीय वित्त के साधनों के संबंध में निर्णय लेना, आवश्यक लेखे तैयार करना, आवश्यक सूचना संबंधी विभाग को भेजना, उपरांत। तो जब हम वित्तीय प्रबंध की प्रबंधकीय कार्य की बात करते हैं वो है क्या करना? निर्णय लेना, ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय प्रबंध का दैनिक कार्य बताना या वित्तीय आवश्यकता का अनुमान लगाना, आवश्यक लेखे तैयार करना, वित्त के साधनों के संबंध में निर्णय लेना प्रबंधकीय कार्य होता है। तो दैनिक कार्य कौन सा होता है? लेखे तैयार करना, जो डेली टू जो भी आया गया उसका क्या करना? लेखा जोखा तैयार करना। वित्तीय प्रबंध का महत्व बताना है, ये अनुकूलतम विनियोग निर्णय के लिए संभव बनाता है, अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था निर्णय संभव बनाता है, अनुकूलतम लाभांश निर्णय को संभव बनाता है। तीनों ही वित्तीय प्रबंध का महत्व है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट है वित्तीय नियोजन प्रक्रिया का प्रमुख चरण बताइए। वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना, वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना, यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो गया डी, क्योंकि ये सारे ही वित्तीय नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा है। नेक्स्ट है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार का प्रमुख कार्य बताना, बचतों को गतिशील बनाना, मूल्य खोज की सुधार बनाना, वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु द्रव्यता उपलब्ध कराना, ठीक है, उपरोक्त सही। तो ये तीनों ही वित्तीय बाजार का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार कितनी अवधि में क्रय द्रव्य परिसंपत्तियों का निपटान करता है? मुद्रा बाजार जिनकी परिपक्वता 6 महीने की हो, जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष की हो, तो मुद्रा बाजार की बात करते हैं। मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन बाजार होता है जो 1 वर्ष से संबंधित कराता है, यानी कि जिनकी परिपक्वता 1 अवधि तक हो, 1 वर्ष की अवधि तक होता है, उनका कार्य कराता है। यहाँ पर द्रव्य बाजार प्रपत्र की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि होती है 15 दिन, 1 वर्ष, 3 महीने, और 1 वर्ष का होता है, अधिकतम 1 वर्ष, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो दीर्घकालीन बाजार में चला जाता है। वाणिज्यिक तिजोरी पत्र की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तिजोरी पत्र की परिपक्वता ध्यान में रखिएगा 15 दिन से लेके 1 वर्ष तक के लिए होती है। ये सबको याद करके रखना, रट्टा मार के रखना है। नेक्स्ट है एक व्यापारिक बिल बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? व्यापारिक बिल स्वीकार किया जाता है तो इसको बोलते हैं बचत प्रमाण पत्र। एक व्यापारिक बिल द्वारा स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है विपणन। विपणन का विनिमय कार्य क्रय विक्रय करना, संग्रह करना, परिवहन करना, पैकेजिंग करना। इसमें से विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। क्या होता है इसका मतलब? मार्केटिंग। और मार्केटिंग में क्या किया जाता है? क्रय विक्रय की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट है विपणन का प्रमुख उद्देश्य बताइए। उत्पाद के बाजार हिस्से की वृद्धि करना, व्यवसाय की आय में वृद्धि करना, विपणन कार्यों का कुशलता पर पूरा। ये तीनों ही विपणन मार्केटिंग का कार्य है, जिसका ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे। नेक्स्ट है विपणन की आधुनिक अवधारणा के बारे में बताना है। उत्पाद अवधारणा, विपणन अवधारणा, सामाजिक विपणन अवधारणा। तो विपणन की आधुनिक अवधारणा है कि सामाजिक विपणन, मतलब समाज के साथ में लेते हुए विपणन कार्य को करना। समाज से दूर नहीं जा सकते हम। विपणन को एक दिन में सीखा जा सकता है, लेकिन वो दुर्भाग्यवश इसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए समय लगता है। यह परिभाषा किसने दी? फिलिप कोटलर, स्टेनर, डॉक्टर आर.एस. डॉवर, उपरोक्त से कोई सी? तो राइट आंसर है फिलिप कोटलर। किसने दिया था? फिलिप कोटलर ने कहा था कि आप मार्केटिंग करना सीख जाओगे, लेकिन मार्केटिंग स्किल आपके अंदर आएगी, इसके लिए टाइम चाहिए। विपणन की सामाजिक अवधारणा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? उत्पाद की गुणवत्ता, निष्पादन, उत्पाद का स्वरूप तय करना, उपभोक्ता की आवश्यकता जानना, उत्पादन में वृद्धि करना, या फिर उपभोक्ता की आवश्यकता, समाज कल्याण। उपभोक्ता की आवश्यकताओं को जानना और उसके आधार पर समाज कल्याण बल देना ही सामाजिक अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है। विपणन की वह अवधारणा जिसमें दीर्घ अवधि समाज कल्याण का भी ध्यान रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद विक्रय समाज मूल विपणन अवधारणा उपरोक्त से। तो ये समाज मूलक विपणन अवधारणा की समाज को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग गतिविधियों को पूरा करना। विपणन प्रबंधन द्वारा उपयोगिता का सृजन किया जाता है। किसका? स्वामित्व, उपयोगिता, स्थान, समय, उपरोक्त। तो यह विपणन प्रबंधक के द्वारा ये तीनों ही चीजों की स्किल को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है विपणन मिश्रण। इसको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। तत्व नहीं है उत्पाद, उत्पाद मिश्रण और स्थान। इसके अंदर क्या होता है? उत्पाद, उत्पादक, मूल्य, स्थान। मार्केट में उत्पाद भी आता है, मूल्य भी आता है और स्थान भी आता है, तो उत्पादक नहीं आता। तो ऑप्शन है बी, उत्पादक। पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं और उत्पादन करना, जिससे उत्पाद में एकरूपता अनुरूपता आती है, उसे क्या कहते हैं? पहले से निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार उत्पादन करना ताकि एकरूपता बनी रहे। क्या कहते हैं इसको? विपणन नियोजन। उत्पाद का रूपांकन विषय
प्रमापीकरण एवं ग्रेड तय करना, उपरोक्त प्रमापीकरण करना। प्रमापीकरण पहले से तय होता है कि हमें क्या, कितना, कैसे और किस आधार पर तय करना है। प्रमापीकरण बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। आधुनिक विपणन का मुख्य स्तंभ माना जाता है किसे? विपणन नियोजन को, प्रमापीकरण को, पैकेजिंग एवं लेबलिंग को, उत्पाद का रूपांकन एवं विक्रय को। तो आधुनिक विपणन मतलब मॉडर्न मार्केटिंग पैकेजिंग एवं लेबलिंग का हिस्सा होता है। ठीक है, पैकेजिंग एवं लेबलिंग का होता है। नेक्स्ट इज उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1955, 86, 82, 2002। तो राइट आंसर है 1986 में। ठीक, नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण का महत्व बताना है। व्यवसाय मानव कल्याण का साधन है, सामाजिक न्याय के साथ विकास का साधन है, व्यवसाय का नैतिक औचित्य है और आए उपरोक्त सभी। उपरोक्त संरक्षण का मतलब है कि व्यवसाय को, मानव को सामाजिक न्याय प्रदान करना, हर चीज को देखता है उपभोक्ता संरक्षण। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण का औचित्य बताइए। उपभोक्ताओं की आवश्यकता की अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्टि से होता है, सरकार द्वारा किए जाने वाले भलाई के कार्यों से होता है, उत्पादों के द्वारा उपभोक्ता के शोषण से। देखो ना, उपभोक्ता संरक्षण है कि जो उपभोक्ता वस्तु सेवा का उपयोग कर रहा है उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। तो ऑप्शन है ए, उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट है उपभोक्ता का उत्तरदायित्व क्या होता है? वास्तविक शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त मंच में शिकायत करें, अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहे, वस्तु एवं सेवाओं की गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील रहे। तो ये तीनों ही कर्तव्य है, इन तीनों को ध्यान रखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, उपभोक्ता को कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है किसके आधार पर? संविदा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम, उपरोक्त सभी। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो कार्य करता है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट है वस्तुएं निर्धारित गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप है। ये सुनिश्चित कौन करता है कि हमारा जो वस्तु बाजार में है वो सही है? प्रमापीकरण से सब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, कौन तय करता है? ISI मार्क, FPO मार्क, हॉलमार्क, उपरोक्त सही। ये तीनों ही अलग अलग चीज़ों के लिए, हॉलमार्क होता है, PFO चिन्ह होता है, ISI होता है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही। ये सारे अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को बताता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बताने वाला चिन्ह कौन सा है? जो वस्तु खाद्य पदार्थ को बताते हैं, खाने वाली वस्तुओं की, तो होता है FPO चिन्ह बनाता है। क्या होते हैं? FPO निशान होता है खाने की वस्तुओं पर। ठीक है, तो ये थे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको इन सारे MCQs को याद कर लेना है ताकि जो पेपर आपका होने वाला है उसमें आप सारे MCQs बिल्कुल और बिल्कुल सही करके आए, क्योंकि MCQs जितने भी आए 8-10 वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक मार्क्स आपके जो है परसेंटेज को बढ़ाता है। कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई आपको लगता है MCQs का आंसर मैंने गलत बता दिया हो गलती से भी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं सुधार सकूं, आगे जो भी वीडियो बनाऊं उसमें वो गलती ना हो। बस आपके कमेंट की जरूरत है। थैंक यू एंड बाय।